वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह हिम्मत देगा, पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। मेरा ईमान है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में बाकी रहने के लिए कायम हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया है तो इसकी हिफाजत, तरक्की, खुशहाली उसके ज़िम्मे है। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम इस क्वागमायर से निकलेंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने दावा किया है कि इस वक्त न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान तोड़ने के लिए राबते किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीटीआई के साथ आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं। निगरान हुकूमतें बनते ही जिस तरह इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, उनके पीछे किसी मजबूत ताकत की हौसला अफजाई मौजूद है। हमें आसार न्यूट्रलिटी के नजर नहीं आ रहे और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी बुनियाद क्या है। हमारे जो ग्राउंड पे लोग हैं, हमारे एमपीए, हमारे एमएनए और ये तहरीक इंसाफ के पंजाब के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी, वो कह रहे हैं कि अभी भी राब्ते हो रहे हैं। अभी भी उनसे कहा जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो शायद बहुत रोशन ना हो, आपको दोबारा ख्याल करना चाहिए, आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। 50% कोई इंप्रूवमेंट है तो शायद कुछ एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट हो, लेकिन मजमूई तौर पर हमें इंप्रूवमेंट नहीं नजर आती है। और ये भी मैं बोल दूं, जैसे ही निगरां हुकूमतें बनी हैं और उन्होंने एकदम से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हैं, तो ये इतना जो तगड़ा उनका हाथ है ये सिर्फ उनका नहीं है, उनके पीछे भी कोई मजबूत ताकत जो है उसकी हौसला अफजाई मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों से खाली कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई की नशिस्तों इस्तीफों से जो खाली 33 नशिस्तें हैं उनके ऊपर पोलिंग का शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पोलिंग जो है वो 16 मार्च को होगी और इस सिलसिले में कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे, जबकि इनकी जांच पड़ताल 13 फरवरी तक होगी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अपीलों पर फैसला 20 फरवरी तक करेंगे, जिसके बाद 22 फरवरी तक कागजात वापस किए जा सकेंगे और इंतखाबी निशान जो है वो 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। जिन नशिस्तों पर इलेक्शन होगा उनमें NA4 स्वात, NA17 हरीपुर, NA18 स्वाति, NA25 और NA26 नौशेरा, जबकि NA32 कोहाट, NA38 दियाई खान, NA43 इस्लामाबाद की नशिस्तें जो हैं NA52, 53, 54, जबकि रावलपिंडी की नशिस्तें NA57, 59, 60, 62, 63, NA67 झेलम, NA97 भक्कर, NA126 और 130 लाहौर। मुल्तान की 2 नशिस्तें NA155 और 156, जबकि DG खान की NA195 पे ज़िमनी इलेक्शन होगा, जबकि कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा, जिनमें NA241, 242, 243, 244, 247, 250, 252, 254 और 256 है, जबकि क्वेटा की नशिस्तें NA265 पर भी इलेक्शन होगा। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ। मुस्लिम लीग नून ने कराची में पार्टी को मुनज़्ज़म करने का फैसला कर लिया। नून लीग ने MQM के साबिक़ रहनुमा रज़ा हारून से राबता किया। चंद माह कबल साद रफ़ीक ने लंदन में रज़ा हारून से मुलाकातें की थी। रज़ा हारून ने बताया कि साद रफ़ीक ने मुलाकातें की और अयाज सादिक ने फ़ोन करके खुशामदीद भी कहा। उन्होंने साद रफ़ीक को कराची के सियासी मैदान में उतरने का प्लान भी बताया। मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रईस साहब बताइए, नून लीग अब सिंध में सियासी टर्फ के लिए हिकमत अमली बना रही है? जी बिल्कुल, नून लीग ने सिंध ख़ुसूसन कराची में जो है वो सियासी मैदान में अपने आप को मुस्तहकम करने का फैसला किया है। और चंद माह पहले जब साद रफ़ीक लंदन में थे तो उन्होंने 2-3 मुलाकातें रज़ा हारून से की और ये काफ़ी तफसीली मुलाकातें हुई और इसमें उन्होंने इस बारे में हमारी रज़ा हारून से भी बात हुई। तो रज़ा हारून ने ये कहा कि वो उनसे बात हुई है उसमें साद रफ़ीक से, और साद रफ़ीक को उन्होंने बताया कि कराची में किस तरह सियासी मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में इस वक्त जो है वो एक लीडरशिप का फुकदान है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ऐसे लीडर हैं जो क्राउड पुलर हैं। तो अगर उनकी लीडरशिप में अगर कराची में आया जाए तो एक ये बहुत सही रहेगा। इसके बाद हमारी साद रफ़ीक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमारी मुलाकात हुई थी
और काफी डिटेल मुलाकात हुई और उसके बाद मजीद आगे बढ़ने पर बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि रजा हारून जो है MQM के साबिक रहनुमा है और एक अच्छा नाम है और साफ सुथरा नाम है, उन पर कभी कोई इल्जाम नहीं आया। और उन्होंने कहा कि उनसे बात करने से पहले उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी बात की थी कि हम उनसे बात करने जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने उनसे बात की थी। तो रजा हारून जो है सिंध में सियासी हुकूमत अमली से मुताल्लिक़ बता रहे थे ब्यूरो चीफ लाहौर अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो तीनों जगहों पे जो उम्मीदवार थे उन्होंने दरख्वास्त दी कि रिकाउंट करेंगे। RO का ये इख्तियार है कि वो रिकाउंट करवाए या ना करवाए। RO ने तीनों जो RO से उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त कबूल कर ली, कबूल करने के बाद जितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे बशमूल जमात इस्लामी के, उनको नोटिस किए कि जनाब फलां तारीख को इतने बजे आपके हल्के के बैलेट बॉक्सेस की जो है ना बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग होनी है। वो पहुंचे, जमात इस्लामी के लोग पहुंचे और काउंटिंग का अमल शुरू हुआ। और जब उन्होंने देखा कि रिकाउंटिंग में वो हार रहे हैं तो अब्दुल रशीद उनके जो MP हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने, कवर किया होगा कहीं, वो बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पहुँच गए, हंगामारे शुरू कर दिए उन्होंने कि रुकवा दे किसी तरह से भी है। बता रहा हूँ चेन्नई से टाउन के UC उसमें वहाँ हंगामा किया जाएगा उन्होंने। फिर सफूरा की हुई, वो आपको पता है खातून RO थी, उसकी गाड़ी पे हमला कर दिया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, धमकियाँ दी। इसी तरह एक वो तीसरा वाला था, उसके साथ भी ये किया उन्होंने। अब ये इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि ये जो 6 यूसियाँ थी उसका केस अलग था, ये जो कल वाली 3 यूसियाँ हैं भाई, इसमें अगर जमात इस्लामी का यही एतराज़ था कि जो फॉर्म 11 हमारे पास है उसमें हम जीते हुए हैं, लेकिन जो रिजल्ट दिया RO ने वो गलत दिया, उसमें हारे हुए तो बात थी। यहाँ तो ये था कि RO ने भी जमात इस्लामी को जितवाया था और रिकाउंटिंग हुई। जब रिकाउंटिंग हो जाती है और बस्ते खुल जाते हैं और बैलेट पेपर सबके सामने रखे जाते हैं, तो फिर वो जो पहला आपको फॉर्म 11 मिला होता है उसकी हैसियत नहीं होती, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि आपकी मौजूदगी में तमाम वोटों की दोबारा गिनती हो रही है और उस दोबारा गिनती के अमल में इन 3 सीटों में से PTI ने 1 जीती और पीपल्स पार्टी ने 2 जीती। अब अगर कोई शख्स इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त लेके चला जाए सादे कागज़ पे कि जनाब ये 3 भी हैं, उन्होंने कहा इन 3 को भी इसमें डाल दो, नोटिफिकेशन रोक दो। यार कैसे रोक दो भाई, कोई कानून है नहीं है, कोई ज़ाब्ता है नहीं है। मतलब किसी की ख्वाहिश पे चलना है, फरमाइश पे चलना है तो अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जमात इस्लामी के दबाव में या उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाए। कानून के मुताबिक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो सबको सुने और कानून के मुताबिक इंसाफ करे। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए, अगर जमात इस्लामी के साथ ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए, अगर PTI के साथ ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए। हम नहीं इस पर शोर मचाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि जी RO जो है वो रिजल्ट चेंज करते हरा देते हैं, एक तरफ RO ने जितवा दिया, रिकाउंटिंग में हार गए, उस पर भी कहता है ये भी कबूल नहीं। मेरा ये ख्याल है कि मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, कि आप जो हैं वो मुझसे ज़्यादा कानून को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक इन चीज़ों को टेकअप करेगा और अगर उन्होंने इसी तरह चलाना है बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं। फिर जो दरख्वास्तें हमारी आएंगी और आएंगी इंशाअल्लाह ताला, हम भेज रहे हैं, कल से हम अपनी दरख्वास्तें भेज रहे हैं, वो आएंगी और हमारी इस्तदा भी ये होगी कि इन यूसीज़ में जो लोग जीते हैं उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। जिस तरह एक गैर मुतल्लिका आदमी के दरख्वास्त पर हमारी जीती हुई यूसियों का नोटिफिकेशन रोका गया है, उसी तरह हमारी दरख्वास्तें जो गैर मुतल्लिका लोग नहीं देंगे, हमारी दरख्वास्त उम्मीदवार देगा। जो उम्मीदवार वहाँ से लड़ रहा है इलेक्शन, जिस उम्मीदवार को हरवाया गया है, जो हारा है, वो अपनी दरख्वास्त देगा। हम इलेक्शन कमीशन को इतनी आजमाइश में नहीं डालेंगे, हम इतनी आजमाइश में डालेंगे कि भाई उम्मीदवार ने खुद दरख्वास्त दी है, लेकिन नोटिफिकेशन फिर उन यूसीज़ का भी रुकना चाहिए जहाँ जहाँ पर तनाज़ात हैं। ये
मैं समझता हूँ कि बहुत ही बदनसीबी की बात है कि अच्छे भले इलेक्शन को जो है वो बिला वजह, बिला जवाज़, दबाव में आकर या किसी की फरमाइश पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। और ये भी मैं बता दूँ, इस पर जमात इस्लामी ने ये भी लिखा कि जी चूँकि ये आरओ सारे सिंध हुकूमत के मुलाजिम थे तो उन्होंने ये सारे हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं। हिजरत कॉलोनी की यूसी हमको 90 वोटों से हारे। जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कानून के मुताबिक इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आया फौरन दरख्वास्त दी कि रिकाउंट कराएं। उस असिस्टेंट कमिश्नर ने वो दरख्वास्त हमारी मुस्तरद कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर है, सिंध हुकूमत का मुलाजिम है बकौल जमात इस्लामी के, और बकौल इनके सब हमारे कहने पे चल रहे हैं। उससे मुस्तरद कर दी, मलीर में मुस्तरद कर दी, और वो भी असिस्टेंट कमिश्नर थे। अगर कहीं पर आपके साथ ज्यादती होती है तो आप कहते हैं ये सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, और भाई जब हमारे साथ ज्यादती हो रही है हम क्या कहें कि किसके मुलाजिम है ये। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक तरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद कि जी एक आदमी आया उसने कहा ये हो गया, ये हो गया, क़यामत आ गई, और उन्होंने समझ लिया कि क़यामत आ गई है। लेकिन ये जो कल 3 यूसीओ का नतीजा रोका है ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। भाई इनके सामने रिकाउंटिंग हुई है और उस रिकाउंटिंग में ये हारे हैं। अब उन्होंने रास्ता देख लिया इलेक्शन कमीशन का कि जाओ जाके वहाँ पे इस्तदा करो, जो को मान लेते हैं वो खड़े जाते हैं जाके। और मुझे तो डर है कि ये कल फिर जाके खड़े जाएंगे, 3 और ही चले जाएंगे, ये भी रोको, परसों और ले जाएंगे, ये भी रोको। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है या पैदा हो रहा है कि जमात इस्लामी का आदमी जो जाके कहेगा नऊज़ बिल्लाह वो बस सहीफ़ा है, आसमानी है, वो बस सही कह रहा होगा, उसकी बात पे कर लो अमल, और बाकी जो कह रहे हैं सब कुछ वो गलत है। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये गैर कानूनी तौर पर जो नताइज रोके हैं, पहले 6 यूसीज़ के, बाद में 3 यूसीज़ के, ये फौरी तौर पर जारी करें और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें जाएं। हमने अपने तमाम लोगों को जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी आरओ ने मुस्तरद कर दी, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए, हमने कहा कि जी अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, अब आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा क्योंकि कानून ये कहता है। हमने रोका उनको कि ना जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। और अभी भी मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही आरओज़ ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी हमारे कुछ लोगों की, उन्होंने उसी दिन इलेक्शन कमीशन को भेजी, कोरियर भी की हैं, कोई बंदा खुद जाकर देकर आया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक, उन पर कोई सुनवाई नहीं है, और इस पर फौरी तौर पर सुनवाई हो रही है। जी अच्छा ये बता दें एक मिनट, आप लेबर के वजीर भी है ना, मुझे रात वाला बात यार पहले इसका करता हूँ। ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पीटीआई है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये पीडीएम के जो बी टीम में और फिर मुंशी का भी लक़ब उनको दे दिया गया है, मतलब उसको मुसलसल मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब इत्यादी जमातें भी खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको तनकीद का निशाना बना रही। अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि इसमें इस्तेदाद इतनी नहीं है कि वो आने वाले जो इंतखाबात हैं, ख़ासतौर पर 16 मार्च को भी एक इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची में जिसमें 9 सीटें हैं कौमी की, उसमें ये भी शामिल हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या वाकई ये इसमें ये इस्तेदाद है, इतनी काबिलियत है कि वाकई जाकर ये इंतखाबात कराए? देखिए पहली बात ये है कि मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो पीटीआई कह रही है और जमातें कह रही हैं। मैंने तो बड़ी सीधी सी गुजारिश की है कि आइन, इलेक्शन एक्ट और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक आप अमल कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारी 60 सीटें भी चली जाएँ ना उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो भी कुछ करना है वो कानून के मुताबिक किया जाए। और मैंने आपको कानून पढ़ के बताया, कोई शख्स जो कैंडिडेट ना हो वो इलेक्शन के मुतालिक डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकता। कैंडिडेट कह ही नहीं रहा है, कोई और आके कह रहा है कि ये हुआ है। अगर वो कह भी रहा है तो भाई आप उसको रास्ता दिखाएं कि जनाब ये आपका इख्तियार नहीं है, कैंडिडेट को भेजो। कैंडिडेट आ जाए तो उसको बताएं कि भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ चले जाओ। रास्ते तो मौजूद है ना, लेकिन जो सही दरवाजा उसको वहाँ भेजिए। लेकिन मैं इस बात से इतफाक नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं, वो अपनी मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन अगर कहीं कहीं कोई खामियां हैं, कोई गलती है तो उसको सही ये बताएं कि आपके पास अब रास्ता क्या है। एक रास्ता ये है कि आप जमायत इस्लामी और पीटीआई की तरह इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दें,
फिर आपका सारा मौक़िफ़ माना जाए। दूसरा रास्ता ये कि तौर पे कहा गया है कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर्स थे, कम से कम 3 बंदे मुलव्वस थे खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है। इसलिए सबसे पहली तो ये बात है कि इस फेडरल गवर्नमेंट को इस मसले से बाहर होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे भाई लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप मेहरबानी करके इंश्योर करिए, आपका कोई काम नहीं है इसमें दखल अंदाजी करने का। वजह यह है कि JIT की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर जो बंदा पकड़ा गया उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट जितने हुए हैं उन सारे पॉलीग्राफ टेस्ट के मुताबिक उसने सरन हर बात झूठ बोली, उसने सच्ची बात नहीं कही। और वहाँ हमारा जो JIT का बंदा जिसने फिर बाद में इनकार कर दिया, और हालांकि कोर्ट में ये स्टेटमेंट ऑलरेडी चली गई, जिसने छत के ऊपर से जाके शेल्स इकट्ठे किए थे, ये सारी चीज़ों से ख़ास पता चलता है कि ये सारा गड़बड़ कर रही है। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके अदारे कर रहे हैं इस बात को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके लिए जो हमने रिट जमा करवाई है, कल हाई कोर्ट के अंदर हमें उम्मीद है कि उसकी सुनीद होगी, और सुनीद के बाद वो वाली JIT जो है वो बिल्कुल इलीगल साबित होगी, और यहाँ की जो JIT है उसके मुताबिक सारा हिसाब किताब होगा, जिसे साफ वो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने जानबूझ के -1 फार्मूला में इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया, और आज भी वो हमारे दरमियान उसी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं और उसी अज़्म के साथ बैठे हुए हैं। नंबर 2, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, और सबको पता है कत्ल किसने करवाया। ये आप लोगों से भी बात छुपी हुई नहीं है, ना मीडिया वालों से छुपी हुई है, ना पाकिस्तान की आवाम से छुपी हुई है। आज आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से एहतजाज कर रहे थे कि बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। जब पहले आपने यहाँ उसको तंग और परेशान किया, वो दुबई गया, दुबई से आप लोगों ने उसको बाहर निकाल के जब वो कीनिया पहुँचा, आप लोगों ने उसका कत्ल किया, और कत्ल करके अब उसको छुपाते फिर रहे हैं। ये ऐसी बात कभी हुकूमत नहीं छुपा सकती, आप जो मर्ज़ी कर लेंगे। अभी ना हुआ तो कुछ अरसे बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आपके सामने आ जाएगा कि ये कत्ल जो है ये यहाँ की एजेंसियों ने करवाया। लेकिन जो लोग अलील हैं, बीमार हैं इस वक्त, जिनके अंदर उसी किस्म के सिम्टम्स हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, और उनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी फिर उसकी रिपोर्ट्स के नतीजे में ये बात तय होगी कि जो ये बीमारी थी ये क्या थी और इसके पैदा होने के रीज़न्स क्या थे। लेकिन फौरी तौर पर वो फैक्ट्रीज जो हैं वो सील कर दी गई हैं, वो बंद कर दी गई हैं। बाकी जो एनवायरनमेंट का महकमा है वो भी वहाँ काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा अपना कैंप में लगाया हुआ है, डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं, ताकि जो भी दीगर मुतासिरीन अगर हैं तो उनको बेहतर जो है वो मेडिकल की सहूलतें फराहम की जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए शायद कुछ दिन अब और दरकार होंगे, जब तक ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं और पता चल सके कि रीजंस क्या थे इन हलाकतों। हलाकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सिंध हुकूमत को, हलाकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सिंध हुकूमत को। जो भी हुए, हलाक हुए, लोग बच्चे मरे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो हुकूमत की नाइली है, सिंध हुकूमत की नाइली है, ये तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। सिंध आपने सवाल भी कर लिया, फैसला भी कर लिया। अच्छा सईद भाई, बात करने दो। जी आए रोज इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, कभी बॉयलर फटने के, कभी जो कवानीन उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से। आपका मेहनत इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताइए जहाँ आप जिन हल्कों को कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, जहाँ नाकामी हुई है पीपल्स पार्टी को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, शर्की और लीगल, तो आपकी भी नाकामी का आप एतराफ़ करेंगे कि वहाँ पर आप सही डिलीवर नहीं कर सके या कुछ और मामला नहीं? देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसमें मैंने अभी बताया कि जो ख़ास तौर पर अगर हम लेबर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज़ हैं या जो इदारे हैं, हम उन्हीं का इंस्पेक्शन भी करते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन भी ज़ाहिर रोज़ाना तो नहीं हो सकता, हर साल सबका नहीं हो सकता, इसलिए कि ख़ास तौर पे कराची में बहुत बड़ी तादाद है इस किस्म के यूनिट्स की, तो वो हम करते रहते हैं गाय बगाए इंस्पेक्शन उनकी। लेकिन ये जो वाक़यात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना,
ये मोस्टली इलीगल जो फैक्ट्रीज बना लें, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स बनाए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ जो वाक़यात होते हैं आप उनका जिक्र कर रहे हैं। और मैंने सर अभी कहा कि जो इलीगल यूनिट्स हैं मुख्तलिफ आबादियों में, उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ हैं। उसकी अगर निशानदेही कहीं हो जाती है, कुछ पता चल जाता है, तो हम उस पर कार्रवाई भी कर लेते हैं, बंद भी करा देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं और वो सब को मिल के इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो दूसरा आपका सवाल है, मेरा ये ख्याल है बावजूद कुछ जगहों पर नाकामी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में इस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इत्मीनान बख्श है। और उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बहुत ज़्यादा बुरा नतीजा हासिल किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। हम जितनी तवक्को कर रहे थे उससे 2-4 सीटें हमने कम ले ली, इसी तरह कोरंगी में। लेकिन मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट हमारा ठीक रहा है। हमारी तवक्को से कुछ सीटें हमने कम ली पूरे शहर में, लेकिन ठीक रहा। जो DRO है ज़िला गरबी का, उसने जो एक कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट जारी किया, उसमें जो उसने यूसियाँ रोकी वो उन यूसियों से बहुत मुख्तलिफ है जिनका रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ है। DRO ने जो रिज़ल्ट नहीं दिया वो UC1, UC2 और मोमनाबाद की UC8, उसका रिज़ल्ट रोका। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ल्ट रोकने की बात की वो UC3 थी, UC7 थी ज़िला गरबी की, फिर UC8 थी शायद मंगोपीर की, इसी तरह मोमनाबाद की UC8 है। तो जो मुझे रिज़ल्ट मुख्तलिफ अंदाज से रोके। एक बात, दूसरी बात ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है, लोग बहुत जल्दी के अंदर है कि कल ही मेयर बन जाए। तो पहले 11 सीटों पर इलेक्शन होंगे, कोरम पूरा होगा, या इन 11 सीटों का इंतजार किए बगैर ही मेयर बना दिया जाएगा? अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, ये बड़ा ज़रूरी सवाल। जो पहली बात आपने की उसमें मुझे नहीं पता कि DRO ने अगर रोकें तो क्यों रखें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको रोकने की वजह थी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं, उनका ये इख्तियार नहीं है। जो दूसरी बात आपने की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको याद होगा कि जब भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं, उसमें भी मुल्क में कई हल्के जो हैं उस पर इलेक्शन नहीं होते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। फिर कुछ लोग होते हैं जो एक से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन जीत जाते हैं, वो भी नशिस्तें अपनी खाली करते हैं। लेकिन जो रिज़र्व सीट्स हैं वो एलोकेट कर दी जाती हैं, वो रुकती नहीं है। फिर वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का इंतखाब हो जाता है, वो रुकता नहीं है। वज़ीर आज़म का और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है उन नशिस्तों पर जो खाली होती हैं, चाहे वो किसी ने डेथ की वजह से हो या फिर ये कि वो कोई ज़्यादा सीटें छोड़ी हो, तो बाद में होता है इलेक्शन। ये जो इलेक्शन कमीशन की मंतक है, सच्ची बात है, ये मेरी समझ से बाहर है और इसमें प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ये नई रिवायत इलेक्शन कमीशन पैदा करना चाहता है कि पहले आपने जितनी सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन वाली उनको पूरा करना है। अब ये 11 सीटें रह गई हैं, 11 का ये शेड्यूल जारी करते हैं और लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं और 1-1.5-2 महीने बाद की इलेक्शन की डेट आ जाती है। खुदा ना करे इन्हीं नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं लोग, उसमें से 2-4 डेथ कर जाते हैं, 2-4 हल्के खाली रह जाते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर कहेंगे कि नहीं पहले ये 3 का कराओ फिर करेंगे। 235 पे इलेक्शन हो गया है, 2 महीने आप टाइम देते हैं कि दूसरा इलेक्शन हो। अल्लाह ना करे 235 जीते, इनमें से कोई किसी की डेथ हो जाती है, सीटें खाली जाती हैं, आप क्या करेंगे? फिर इंतजार करेंगे कि इनको पूरा करें। ये ऐसा साइकिल है जो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो जो कौमी असम्बली और कराची में वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।